माँ सिलाई कर रही है। तभी कविता आती है। माँ के पास आकर कहती है, माँ तुम सारा दिन सिलाई करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। अरे बेटा, सिलाई नहीं करूँगी तो तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कैसे? और फिर तेरे पिताजी की दवाइयाँ भी तो लानी है, कल ही खत्म हुई है। आज सिलाई के कुछ पैसे आएंगे तो जाकर उनकी दवाइयाँ ले आना। ठीक है माँ, लेकिन अभी तो मैं पिताजी के लिए ये ताजे ताजे फल लाई हूँ बागों से तोड़कर, मैं ही उन्हें जाकर खिला देती हूँ। कविता अपने पिता के कमरे में जाती है और अपने पिता को फल देते हुए कहती है, उठिए पिताजी, मैं आपके लिए ये फल लाई हूँ, उठकर खा लीजिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर और ताजे फल हैं। कविता अपने पिता को सहारा देकर बिठलाती है और फिर अपने हाथों से उन्हें फल खिलाती है। इसके बाद माँ भी वहाँ आ जाती है। अगले दिन जब कविता स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है, कविता तुमने सुना, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को पूरे 20,000 का इनाम है। क्या तुम सच कह रही हो? फिर तो मैं भी इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। महंगे महंगे कपड़े, गहने, सारी चीजें खरीद रहे हैं सभी लोग। अच्छा, फिर तो मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि महंगे कपड़े और सामान खरीद सकूं। हाँ, तुम सच कह रही हो, बिना उनके तो तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाओगी। कविता बहुत उदास होकर अपने घर लौट आती है। उसे इतना उदास देखकर माँ कहती है, अरे कविता, क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब चलो हम खाना खाते हैं। अगले दिन कविता फिर से स्कूल जाती है। स्कूल में एंट्री लेते ही शमिता उसे देखती है। शमिता अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, लेकिन उसे देखते ही अपनी सहेलियों के साथ उसके पास आ जाती है और कहती है, अरे कविता, मैंने सुना है कि तुम भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। नहीं तो शमिता, ऐसी कोई बात नहीं। वही तो मैं भी सोच रही थी कि तुम जैसी गरीब लड़की जिसके पास ड्रेस तक नहीं होती है, वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए भला कपड़े और मेकअप कहाँ से लाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना पसंद नहीं है। और तुम्हें पसंद होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जैसी गरीब फटीचर को तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। चलो दोस्तों, हम अपने अपने लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कविता ये सुनकर रोने लगती है और रोते हुए अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर कविता देखती है कि उसके पिता की तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब लग रही थी और माँ पिता की सेवा में लगी हुई थी। कविता को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हुआ पिताजी को? बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी, लेकिन मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं उन्हें ला नहीं पाई, इसीलिए आज इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कविता मन ही मन को सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या कविता बेटा? माँ, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मैंने आपको बताया था ना, और जीतने वाले को पूरे 20,000 रुपए का इनाम है। हाँ बेटा, पर हमारे लिए इस इनाम का क्या फायदा? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम तेरे लिए कपड़े, मेकअप और गहने खरीद सके, और बिना इन सब के तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही बेकार है। माँ, मैं सुंदर कपड़े भी पहनूंगी और गहने भी। भला वो कैसे बेटा? माँ, तुम्हारे पास जो कपड़ों की कतरन बची है ना, उनको जोड़ जोड़ कर तुम मेरे लिए एक सुंदर सा गाउन बना दो। और रही बात गहनों की, तो तुम्हें तो पता है कि मुझे फूल कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तरह तरह के फूलों से अपने लिए ज्वेलरी बनाऊंगी और उन सबको पहनकर मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगी और जीतूंगी भी, और उन्हीं पैसों से हम पिताजी का इलाज करवा लेंगे। हाँ बेटा,
तूने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी तेरे लिए फ्रॉक बनाना शुरू करती हूँ। माँ कविता के लिए सिंधियों को जोड़कर फ्रॉक बनाना शुरू कर देती है। इधर कविता जंगल जाती है और बागों से तरह तरह के फूल तोड़ कर लाती है और अपने लिए गहने बनाना शुरू कर देती है। अगला दिन आता है जिस दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। स्कूल में खुशी का माहौल है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। कविता भी अपना लहंगा लेकर वहां पर आती है। सभी लोग उसे देखते हैं। शमिता की सहेली दिव्या कहती है, शमिता, तुमने देखा, कविता तो बहुत सुंदर लहंगा लेकर आई है। कहीं ऐसा ना हो कि वही कंपटीशन जीत जाए। तुम चिंता मत करो दिव्या, मैं ये कंपटीशन उसे नहीं जीतने दूंगी। कविता अपनी ड्रेस को टेबल पर रखकर वॉशरूम में जाती है। तभी शमिता ब्लैक कलर को घोलकर कविता की ड्रेस में गिरा देती है और वहां से चली जाती है। कविता जब वापस आती है और अपनी ड्रेस को खराब देखती है तो रोने लगती है और कहती है, मेरी माँ ने ये ड्रेस कितने अरमानों से बनाई थी। अगर मैं कंपटीशन जीत जाती तो अपने पिताजी का इलाज करवाती, लेकिन मेरी ये ड्रेस तो पूरी खराब हो गई। अब इस ड्रेस के साथ तो मैं कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी। मैं अपनी माँ को भला क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकी। इसके बाद कविता सामने लगी हुई खिड़की से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करती है। इधर कविता खिड़की से कूद रही थी, दूसरी तरफ एक जादुई सितारा टूटकर गिर रहा था। कविता खिड़की से कूद जाती है, लेकिन वो जादुई सितारा आता है और उसे बचाकर कमरे में ले आता है। क्या हुआ? तुम खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही थी? कविता सितारे को सारी बात बताती है। फिर सितारा कहता है, कविता, मैं जादुई सितारा हूँ। मैं किसी अभिशाप की वजह से टूट रहा था, परंतु अगर मैं अपने टूटते समय किसी की मदद कर पाता तो मेरा जीवन समाप्त होने से बच जाता। इस तरह से देखा जाए तो तुमने मेरे जीवन को समाप्त होने से बचा लिया और इसीलिए मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। सितारे के अंदर से रोशनी निकलती है और लहंगे पर पड़ती है और फिर लहंगा बिल्कुल नया सा हो जाता है। फिर सितारा कहता है, कविता, अब ये लहंगा मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। तुम इसे पहनकर स्टेज पर जाओ। ये कहकर सितारा गायब हो जाता है और कविता उसे पहनकर स्टेज पर जाती है। ये देखकर शमिता और उसकी सहेलियां बुरी तरह चौंक जाती हैं। कविता स्टेज पर वॉक कर रही थी, तभी शमिता कुछ गोलियां लेकर आती है और पीछे से स्टेज पर डाल देती है। कविता उनसे उलझकर गिरने ही वाली होती है कि तभी लहंगे से रोशनी निकलती है और सारी गोलियां गायब हो जाती हैं। ये देखकर शमिता चौंक जाती है। उसके बाद एक लड़की अनाउंस करती है, आज की हमारी विजेता है कविता। कविता अपना इनाम लेती है और फिर अपने घर आ जाती है। माँ, देखो, मैं इस कंपटीशन में जीत गई। मैं जानती थी बेटा कि तू जरूर जीतेगी। तेरे पिताजी के पास चलते हैं, उन्हें ये सारी बातें जानकर बहुत खुशी होगी। कविता और उसकी माँ कविता के पिताजी के पास जाते हैं और फिर कविता की माँ कहती है, देखिए जी, हमारी कविता जीत गई है। कविता के पिता इशारे से कविता को अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही कविता अपने पिता का हाथ पकड़ती है, उस लहंगे से रोशनी निकलती है और कविता के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तब कविता कहती है, देखा माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। हाँ बेटा, और इसी जादुई लहंगे की वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया। माँ, आज से तुम्हें सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। ये लहंगा हमारी हर तरह से मदद कर सकता है। जादुई लहंगे, हमें अच्छा अच्छा खाना दे दो। वहाँ पर बहुत अच्छा खाना आ जाता है। वे सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन कविता एक बड़े से घर में होती है। उसके घर में जरूरत की सारी चीजें होती हैं और सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। दूसरी तरफ शमिता कविता के घर आती है
और ये सब कुछ देखकर चौंक जाती है। फिर सामने से कविता आती है और शमिता से कहती है, अरे शमिता, बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? कुछ नहीं कविता, मैं यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलूं। तुम्हारे तो ठाठ ही बदल गए हैं। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, बस ऐसे ही समझो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। शमिता वहां से चली जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। फिर वो मन ही मन सोचती है, आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये कविता फटीचर से अमीर बन गई। उसका घर भी कितना शानदार था। जरूर कोई ना कोई राज तो है, मुझे छुप कर देखना ही होगा। अगले दिन वो छुप छुप कर कविता के घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उस जादुई लहंगे से रोशनी निकल रही थी और सामने अच्छी अच्छी मिठाई आ गई और सभी लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। तब शमिता कहती है, अच्छा तो मेरा शक सही था, ये जादुई लहंगे की करामात है। अब तो मुझे इसे चुराना ही होगा। घर के सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। शमिता चोरी से उनके घर में घुस जाती है और लहंगा चुराकर वहां से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है। फिर उस लहंगे को पहन लेती है और कहती है, जादुई लहंगे, मुझे बहुत टेस्टी मिठाइयाँ चाहिए। वहाँ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आ जाती हैं। शमिता बहुत खुश हो जाती है। फिर कहती है, जादुई लहंगे, मुझे तरह तरह के कपड़े चाहिए। अलग अलग तरह के कपड़े वहाँ पर आ जाते हैं। शमिता और खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ जब कविता अपने कमरे में जाती है और वहाँ लहंगा नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मेरा लहंगा कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था मैंने। पूरे कमरे में वो अपना लहंगा ढूंढती है, उसे नहीं मिलता तो वो रोने लगती है और कहती है, मेरा जादुई लहंगा किसी ने चुरा लिया है, अब मैं क्या करूंगी? फिर वो अपने घर से बाहर आती है और कहती है, जादुई सितारे, कहाँ हो तुम? जादुई सितारे, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। कविता के ऐसा कहते ही एक रोशनी चमकती है और जादुई सितारा सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ कविता बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कविता जादुई सितारे को सारी बात बताती है। इस पर सितारे से एक रोशनी चमकती है और एक सैंडल आ जाती है। फिर वो कविता के पास आ जाती है। फिर जादुई सितारा कहता है, कविता ये लो, ये जादुई सैंडल है, इसे रख लो। इसके 3 काम है। पहला काम, तुम इसे पहनकर उड़ सकती हो। दूसरा काम, लहंगा जहाँ भी होगा ये जादुई सैंडल उसे अपनी तरफ खींच लेगी। और तीसरा काम, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो ये जादुई सैंडल एक डंडा बन जाएगी और उसे सबक सिखाएगी। कविता बहुत खुश होती है और उस जादुई सैंडल को पहन लेती है और फिर अपनी माँ और पापा के पास आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, चलो हम इस जादुई सैंडल की सहायता से तुम्हारे जादुई लहंगे को ढूंढें। माँ, पिताजी, आप लोग मेरा हाथ पकड़ लीजिए, हम जादुई लहंगे को ढूंढने के लिए उड़कर जाएंगे। कविता की माँ और पिताजी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग आसमान में उड़ने लगते हैं। फिर जैसे ही वो लोग शमिता के घर के ऊपर आते हैं तो जादुई सैंडल से रोशनी निकलने लगती है और वो शमिता के घर पर पड़ने लगती है। ये देखकर कविता कहती है, माँ, लगता है जादुई लहंगा यहीं पर है। वे लोग जादुई सैंडल की मदद से सीधे शमिता के कमरे में आ जाते हैं। कविता उन्हें देखकर घबरा जाती है। लहंगा अपने आप उड़कर कविता के पास आ जाता है। शमिता गुस्सा होकर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे कमरे में आ जाए? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। शमिता उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जादुई सैंडल डंडे में बदल जाता है और शमिता को खूब मारता है। अब शमिता कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जादुई सैंडल, इसे छोड़ दो,
कविता उसके माता पिता के साथ वो लहंगा और जादुई सैंडल लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते संजय, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैंने सुना है, क्या तुम मुझे आज 2 किलो चावल दे सकते हो? पर मेरे पास अभी 2 रुपए हैं। क्या बाकी पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूं? हाँ घनश्याम जी, जरूर। आपको जितना चाहिए उतना चावल ले जाइए, पैसे आप आराम से दे दीजिएगा। संजय की इसी आदत से उसकी पत्नी माला बहुत परेशान थी। आज फिर चावल उधार पे दे दिए आपने। आपको पता है घनश्याम कभी पैसे पूरे नहीं देता है, फिर भी आप उसे हमेशा राशन उधार देते हो। अरे माला, तुम खामखा गुस्सा हो रही हो। वो पैसे दे देगा बाद में, और अगर नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं, हम इसी बहाने उसके परिवार के कुछ काम आ रहे हैं। माला चिंतित हो जाती है, पर मन मार के अपने पति की बात वो मान लेती है। एक दिन संजय खेत में बीज बो रहा था। काफी धूप होने के कारण वो बहुत थक जाता है और बगल के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। तभी उस पेड़ से एक लाल रंग की मूर्ति धीरे धीरे नीचे आती है और उसके सामने आके जमीन पर बैठ जाती है। संजय उसे देखकर बहुत डर जाता है और झट से दूसरी ओर गिर जाता है। ये क्या है? बचाओ, कहीं कोई भूत तो नहीं है? संजय उस मूर्ति को अभी देख ही रहा होता है कि अचानक वो मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है। संजय अचानक दूसरी ओर देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि सामने बहुत सारा पैसा रखा होता है। संजय मन ही मन सोचता है, हैं? इतना सारा पैसा? आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? क्या उस लाल मूर्ति ने ही कहीं मुझे इतना सारा पैसा तो नहीं दे दिया? वो आसपास नजर घुमाता है तो देखता है वो मूर्ति कहीं नजर नहीं आती। वो घबरा जाता है, पर पैसे लेके वो अपने घर आ जाता है और माला को सारी बात बताता है। माला पैसे देखकर बहुत खुश होती है और वो पैसा भगवान की देन समझ के अपने पास रख लेती है। अरे आप तो यूं ही घबराते हो, ये पैसा तो भगवान की देन है, उनका धन्यवाद करो। आप भी ना, क्या जी, हर बात पे शक करते हो। आपकी तो ये आदत ही हो गई है। तभी अचानक खबर देने पोस्टमैन उनके घर आता है। संजय, पास के गांव से खबर आई है कि माला के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हें वहां बुलाया है। ये सुन के माला घबरा जाती है और रोने लगती है। सुनो जी, अब क्या होगा? मेरे पिताजी की तबीयत कैसे ठीक होगी? आप कुछ कीजिए। संजय परेशान हो जाता है और उसी परेशानी में वो उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है जहाँ से लाल मूर्ति ऊपर से नीचे आई थी। तभी एक और बार लाल मूर्ति नीचे आती है। इस बार वो एक जड़ी बूटी उनके सामने फेंकती है। संजय फौरन समझ जाता है और जड़ी बूटी लेके माला के पास जाता है। माला, जल्दी सामान बांधो, हमें तुम्हारे घर जाना है, वहाँ पिताजी को देखना है। हाँ जी, चलिए चलते हैं जी। क्या आपने कुछ इलाज ढूंढ लिया क्या मेरे पिताजी की बीमारी का? माला, तुम इधर उधर की बातों में समय जाया ना करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। दोनों सामान बांधते हैं और माला के गांव पहुंचते हैं। संजय वो जड़ी बूटी माला की माँ को देते हुए कहता है, सासू माँ, इसे पानी में मिला के ससुर जी को दे दीजिए। जरूर बेटा, अभी इसका पानी बना के लाती हूँ। जैसे ही माला के पिताजी वो पानी पीते हैं, मानो जादू हो जाता है। वो खाट से खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ। ये चमत्कार देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब संजय समझ जाता है वो लाल रंग की मूर्ति एक मायावी मूर्ति है और वो उसकी मदद के लिए भगवान ने भेजी है। अब गांव में किसी को भी कोई मुश्किल होती, संजय अपना दुखड़ा उस पेड़ को कहता, लाल मूर्ति नीचे आती और उसकी मुश्किल हल हो जाती। इस तरह लाल रंग की उस मूर्ति के साथ मिलकर संजय अपने गांव के सभी लोगों की परेशानियां दूर करने लगा। वो लोगों की भलाई करने में लग गया। संजय और लाल मूर्ति के किस्से दूर दूर तक होने लगे और सभी संजय को पूजने लगे। एक दिन गांव के बड़े सेठ जी अपनी मुश्किल लेके संजय के पास आए। संजय बेटा, मेरा एक बहुत कीमती हार खो गया है,
क्या उसे ढूंढने में तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो बेटा? हाँ हाँ सेठ जी, आप चिंता ना करो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। वो अपने पेड़ के नीचे जाता है। इस बार वो लाल मूर्ति से कहता है, क्या आप सेठ जी का हार ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मगर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब वो लाल मूर्ति नीचे नहीं आती। संजय हताश हो जाता है और घर आ जाता है। घर में पूजा के मंदिर के सामने वो बैठ जाता है और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है, हे भगवान, सेठ जी का वो खोया हुआ हार लौटा दीजिए। संजय जैसे ही वो आंख खोलता है तो देखता है सेठ जी का चमचमाता हुआ हार सामने रखा है।